जय हिंद मेरे सेठ श्रेणियों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग हिस्ट्री का जो चैप्टर ले रहे थे, क्लास 10th का जो चैप्टर 1 था, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसका हम लोगों ने अभी तक 9th नंबर का लेक्चर जो है हम लोगों ने लिया है। यानी कि लगभग 9 वीडियो हम लोगों ने बनाया है, और आज जो है 10वां वीडियो आने वाला है। और ये 10वें नंबर के वीडियो में ये चैप्टर जो है पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो पिछले वीडियो पे जो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक लिया था, वो टॉपिक क्या था? काउंट कैमेलो द काबूर। और इसके बारे में आपको क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिलता है। और आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और ये चैप्टर जो है पूरा खत्म हो जाएगा। क्या है आपका? राष्ट्र दृश्य की कल्पना। टॉपिक नंबर कितना है? 5। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं टॉपिक के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको पता होगा कि आपको हमारा जो प्रीतम एकेडमी है, तो प्रीतम एकेडमी में आपको आपके क्लास 10th का एकदम जोरदार तैयारी आपको करवा रही है, आपको पता होगा। और साथ में आपने ये भी देखा होगा कि आपका अभी तक अगर आप देखोगे तो मैथ का जो चैप्टर 1 है आपका वास्तविक संख्या, उसका पूरा का पूरा जो मैं बोल सकता हूँ कि आपका जो पूरा का पूरा जो प्रश्नावली 1 है वो आपका पूरा का पूरा खत्म हो गया। और साथ साथ में अगर आप देखोगे तो आपका ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी का जो चैप्टर 1 है वो आपका खत्म हो चुका है। और साथ साथ में जो आपका ज्योग्राफी का जो चैप्टर संख्या 2 है, यानी कि चैप्टर नंबर 2 है, वो लगभग 2 से 3 वीडियो में वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। यानी कि अब आप देखोगे तो मैथ का आपका एक चैप्टर, ज्योग्राफी का लगभग 2 चैप्टर, और हिस्ट्री का एक चैप्टर आपको खत्म देखने के लिए मिलेगा। साथ ही आप देखोगे तो आपको मैथ का जो डीपीपी है, वो आपका डेली प्रैक्टिस प्रोग्राम जो है, प्रॉब्लम जो है आपको, वो आपको हमारे प्रीतम एकेडमी के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ जो भी चैप्टर आपके खत्म हो रहे हैं एसएसटी के, उन सब का आपको एमसीक्यू जो है वो आपको हमारे वेबसाइट पे देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही साथ जो भी एमसीक्यू आप पढ़ोगे, उन सभी एमसीक्यू का क्यूज जो है, क्या आपको मिलेगा? क्यूज जो है आपको वेबसाइट पे देखने के लिए मिलेगा। यानी कि आपको उन सारी चीज़ों के बारे में करना है ताकि आपका नंबर जो है अच्छे से आ सके। तो बात करेंगे आज के टॉपिक पे। तो देख सकते हो सबसे पहला क्या है आपका? रूपक। तो रूपक क्या है, सबसे पहले इस पे बात करेंगे। तो बोला गया है कि जब किसी अमूर्त विचार, अब अमूर्त माने देखो अमूर्त, तो मूर्ति के पहले आ लगा, यानी कि बिना मूर्ति वाला। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि ऐसी विचारधारा जिसकी शक्ल सूरत नहीं होती है, जिनकी शक्ल सूरत नहीं होती है। तो क्या कहा गया है कि जब किसी अमूर्त विचार, अभी विचार कैसी लोगों की मन की जो विचारधाराएं होती है, जैसे कुछ लोग लालची होते हैं, कुछ लोग ईर्ष्यालु होते हैं, कुछ लोग स्वतंत्र होते हैं, और कुछ लोगों को लगता है कि हमें आज़ाद होना चाहिए, हमें मुक्ति दिलानी चाहिए। तो ऐसी जो विचारधाराएं हैं, लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता और मुक्ति को, तो किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरिए क्या करना, इंकित करना ही क्या कहलाता है? रूपक कहलाता है। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि मुझे क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए। और स्वतंत्रता के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने एक झंडा चुना। अब मान लो ये झंडे में क्या एक पिंजरा है, और वो पिंजरा पे क्रॉस लगा हुआ है। तो अब इसको जितना आदमी जानेगा, वो देख के क्या बोलेगा कि इस झंडे का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता होता है। जैसे भारत का राष्ट्र चिन्ह होता है सारनाथ अशोक चक्र, आपको पता होगा। जैसे अशोक स्तंभ है आपका। तो ये क्या है? अपनी विचारधारा है, जो विचारधाराओं को हम लोग क्या करते हैं? इंगित करने का काम करते हैं। जैसे अगर आप देखोगे बजरंगबली का एक ध्वजा होता है, उस झंडे पे बजरंगबली का चिन्ह होता है, तो हमको क्या पता होता है कि बजरंगबली या बलशाली है भाई। तो जिस तरह हम लोग अपने तिरंगे झंडे को देखते हैं, 3 रंग होता है, तो तीनों रंग का अपना अपना होता है। जैसे सफेद जो होता है हम लोग बोलते हैं सादा है, सच्चाई। हाँ, केसरिया रंग बल भरने वाला, और आपको बोलेंगे हरा रंग है, हरियाली हमारी। तो उस तरह के क्या होते हैं? अमूर्त विचारों को क्या करते हैं? इंगित करने का जो है काम करता है। एक व्यक्ति का रूप देने का जो काम करता है वो क्या करता है? रूपक करने का काम करता है। तो अब बात रहा कि अगर रूपक करने का काम करता है तो रूपक को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो माय डियर फ्रेंड, जो रूपक होते हैं उसको हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? पूछा गया क्वेश्चन है कि रूपकों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो रूपकों को 2 भागों में बांटते हैं। कितने भाग में? 2 भाग। अब ये 2 भाग क्या है? एक जो है आपका एक शाब्दिक विचार के रूप में, यानी कि किसी भी रूप को हम लोग अपने लिखने के तरीके से बांट सकते हैं। यानी कि जो हमारी लिखने की शैली है, उस लिखने की शैली के रूप में बांट सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर एक सिंपल सा मैं उदाहरण लेता हूं कि मान लो कि आपने रामचरितमानस या आपने कुरान पढ़ा होगा, तो जो हमारी किताब है, जो भी बाइबल हो गया, कुरान हो गया, गीता हो गया,
ये सब क्या है, ये सब लिखित रूप से लिखा गया, एक रूपक है, एक बताया गया, संदर्भ बताया गया है। तो ये सब क्या है, एक रूपक के रूप में, और दूसरा क्या है, प्रतीकात्मक विचार के रूप में, यानी कि आप उसका एक छवि निरूपित कर दोगे, एक छवि के हिसाब से क्या करोगे, उसको ढाल दोगे, तो एक आपका क्या हो गया, शाब्दिक विचार के रूप में, और दूसरा आपका क्या हो गया कि प्रतीकात्मक रूप में, यानी कि उसके छवि या उसको एक रूप देकर, एक मूर्ति बनाकर क्या करोगे कि आप उसको विचार जो है दोगे। अब बात करते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है आपका, प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न क्या है कि 18वीं सदी के दौरान इतिहासकारों को रूपकों की जरूरत क्यों पड़ी और इसका महत्व क्या है। भाई 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के बीच में रूपकों का प्रचलन बढ़ा है, तो आखिर क्या कारण है कि इतिहासकारों को रूपकों का एक मार्गदर्शन लेना पड़ा। तो एक बात गौर करना, अगर एक मान लिया जाए एक अगर आप देखोगे कि अगर मान लीजिए कोई एक वस्तु है, मान लो कि एक लकड़ी है या मान लो कि आप पेड़ है आपका, तो आप उस पेड़ को काट रहे हो या उस पेड़ को लाठी से आप मार रहे हो, तो अगर उस पेड़ को दर्द भी होता होगा तो आपको उसके अनुभव नहीं होते होंगे। कारण क्या है, क्योंकि आप तो पेड़ नहीं हो। लेकिन अगर वही लाठी से और वही कुल्हाड़ी से अगर एक आदमी को काटा जाए या मारा जाए तो दर्द होगा, वो आदमी चिल्लाएगा। तो लोगों का मानना था कि अगर एक मानव के रूप में, किसके रूप में, एक मानव के रूप में अगर रूपकों का प्रतिकरण किया जाए या रूपक बनाया जाए, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में या लोगों के बीच में ऐसी भावनाएं होंगी कि जैसे कोई आदमी लालच है, कोई अगर लालच का विचार है, तो अब लोगों के मन में यह भावना आएगा कि जो रूपक बनाया गया वो लालची इंसान का बनाया गया है। अगर हमें मुक्ति चाहिए तो ऐसे व्यक्ति का रूपक बनाया जाएगा जिस व्यक्ति को मुक्ति की बहुत जरूरी होगा। अब उससे ये पता चलेगा कि कितना कष्ट, कितना दर्द जो है वो आदमी सहता है, और उसकी वैल्यू, उस विचारधारा की वैल्यू जो है वो उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले बात करेंगे तो 18वीं तथा 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्रों के मानवीकरण अथवा राष्ट्रों को एक चेहरा देने के लिए रूपकों में नारी रूपकों का व्यवहार किया जाने लगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि सर नारी रूपकों का ही प्रयोग क्यों किया गया, पुरुष रूपकों का प्रयोग क्यों नहीं किया गया। तो आपने गौर किया होगा कि हमारे जितने भी देवी देवताएं होती हैं, अगर आप सनातन धर्म के हो तो जितने भी नारी होते हैं, यानी कि जितने भी स्त्रियां होती हैं, उनको देवी के रूप में पूजा जाता है, यानी कि इनके पास क्रोध नहीं होता, इनके पास वो कामनाएं नहीं होती हैं, तो नारी के रूप में क्या किया गया, पूजा गया। तो 18वीं तथा 19वीं सदी के दौरान जो भी इतिहासकार है उन्होंने क्या किया, अपने विचारों को मानवीकरण करने का या एक चेहरा देने का क्या किया, विचार व्यक्त किया, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, नारी रूपकों का प्रयोग किया। राष्ट्रों को व्यक्ति का रूप देने के लिए जिस नारी रूप को चुना गया वो असल जीवन में उसका कोई वास्तविक महिला नहीं था, या मैं बोलूंगा कि एक तरह से वो नहीं था। जैसे अगर आप देखोगे कि अगर आज हम लोग एक भारत माता का छवि मानते हैं, तो आप ये मत सोचना कि असल जिंदगी में कोई लड़की होगा जो उसे हुबहू दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो उसका कोई एक वास्तविक कोई महिला नहीं है, बल्कि एक कल्पना किया गया महिला है। अगला क्या है, बल्कि राष्ट्र के आमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का क्या करता है, प्रयास करता है। यानी कि आमूर्त विचार यानी कि ऐसी विचारधारा जिसकी कोई रूपरेखा नहीं होगी, ऐसी विचारधारा को रूपरेखा देने का जो है काम किया जाता है। तो ये तो इसका क्या है, पूरा का पूरा। तो हम लोगों ने देखा क्यों जरूरत पड़ा, तो भाई मानवीकरण करने का प्रयास किया गया। महत्व क्या था, तो महत्व के बारे में देखा कि असल जीवन में इसका कोई ऐसा वास्तविक रूप नहीं है, बल्कि जो भी आमूर्त विचार है उसको ठोस विचारधारा में परिवर्तन करने का काम किया गया। अब आगे कभी कभी क्वेश्चन आपका पूछ देता है कि मरियान और जर्मनिया कौन थी, क्योंकि ये जो मरियान और जो जर्मनिया थी इनके बारे में आपको क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिलता है। तो जर्मनिया पूछा जाएगा कि जर्मनिया कौन थी, मरियान कौन थी, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, आपकी नारी रूपकों हैं। तो अब एक क्वेश्चन आपके मन में आता होगा कि सर आखिर में इसको क्यों पढ़ूं। तो पढ़ने का कारण क्या है कि देखो भाई, आपका जितना भी कॉन्सेप्ट है मैं आपको हमारे पीडीएफ के दौरान इनके जो भी मैं क्लासेस ले रहा हूँ आपको मैं पूरा कर दूंगा। लेकिन रही बात, अब बहुत सारे बच्चों का यह भी भावना है कि सर आप ये बताएं कि मैं आपने 30-32 पेज का आप देखोगे तो ये टोटल 31 पेज का टोटल पीडीएफ है आपका। तो यानी कि आप देखोगे तो मैंने एक भी पॉइंट मैंने मिस नहीं करा है, यानी कि जो भी पॉइंट आपके पूछे जाने वाले और जहां से भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने आपको पॉइंट यहाँ पे करा के दिया है। अब बात रहा कि देखो, आपको पता होगा कि आपकी जो प्रीतम एकेडमी है वो आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, लेकिन अगर आपको पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए आपको, पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आपको पैसे चार्ज करने होंगे। और आपको पता होगा कि पूरा का पूरा जो एसएसटी है,
एसएसटी में भी आपको पता होगा क्या है आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका हिस्ट्री और साथ में आपका पॉलिटिकल साइंस। तो अगर इन सब का आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको 299 रुपये पे करना होगा। और अगर आपको साइंस का, मैं किसका बात कर रहा हूँ, साइंस का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए भी आपको 299 रुपये क्या करना पड़ेगा, पे करना होगा। लेकिन अगर आप अभी जो हमारा सीमित समय का जो ऑफर चल रहा है, ये ऑफर केवल 50 बच्चों के लिए अभी है। तो अगर आप इस ऑफर के तहत अगर आप पीडीएफ को लेते हो तो एसएसटी का और साथ साथ में आपका साइंस का जो पीडीएफ है, दोनों का दोनों केवल और केवल आपको 500 रुपया में मिल जाएगा। यानी कि 500 रुपया में आपका एसएसटी का पूरा और इसका पीडीएफ मिलेगा। और पीडीएफ क्यों लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि आपको इससे नोट्स करने का कोई झंझट आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। चलिए बात करते आगे। तो क्वेश्चन क्या है, मरियान और जर्मनिया कौन थी, जिस तरह से इन्हें चित्रित किया गया उनका क्या महत्व था। तो महत्व के बारे में हम लोगों ने पहले ऊपर में पढ़ लिया था। अब हम लोग बात करेंगे आखिर ये क्या है। तो बात करेंगे, देख सकते हो क्या है। सबसे पहले बात करेंगे कि मरियान और जर्मनिया क्या थी। दोनों ही नारी रूपक है। तो दोनों ही क्या है, नारी रूपक है। अब इसका महत्व के बारे जानेंगे कि आखिर मरियान कौन है और जर्मनिया कौन, इसके बारे में बात करेंगे। देख सकते हो सबसे पहले हम लोगों ने मरियान के बारे में लिखा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मरियान कहाँ की नारी रूपक है और जर्मनिया कहाँ की नारी रूपक है। तो फ्रांस में राष्ट्र को मानव रूप देने के लिए लोकप्रिय जो रूप प्रचलित हुआ, वो प्रचलित को क्या कहा गया, मरियान कहा गया। और याद रखिएगा मरियान जो है एक ईसाई नाम है। क्या नाम है, ईसाई नाम है। तो पूछा जाएगा कि मरियान इनमें से कौन सा ईसाई नाम का है, तो जर्मनिया और मरियान दे देगा। तो आपको पता होगा मरियान क्या है। तो देखो मैंने क्या लिखा कि फ्रांस में राष्ट्र को मानव रूप देने के लिए लोकप्रिय ईसाई नाम जो चुना गया वो क्या था, आपका मरियान था। अगर बात किया जाए मरियान का, तो मरियान कहाँ का प्रतीक था, तो मरियान फ्रांस के राष्ट्र एकता का प्रतीक जो है घोषित किया गया था। वहीं बात किया जाए, ये जो मरियान की जो भी मूर्ति बनाई गई थी वो फ्रांस के सभी सार्वजनिक स्थलों पर लगाया गया था, क्योंकि ये क्या करती है, फ्रांस की एकता को डिनोट करती है, फ्रांस की एकता को बताती है। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए मरियान किस देश से संबंध रखता है, तो आप क्या बोलोगे, फ्रांस से। ये किसका प्रतीक है, तो क्या बोलोगे आप, एकता का प्रतीक है। और ये कहाँ लगाया गया था, तो सार्वजनिक स्थलों पर लगाया गया था। अब बात करेंगे जर्मनिया के बारे में, जर्मनिया कौन थी। तो मैं अगर बात करूंगा तो देखो जिस तरह फ्रांस में प्रचलित हुआ कौन, आपका मरियान, उस तरह जर्मन राष्ट्र में जो मानव रूप के लिए जो प्रचलित नाम था वो क्या था, आपका जर्मनिया। तो आपको याद रहेगा जर्मन से जर्मनिया और मरियान से फ्रांस। जर्मन से जर्मनिया तो आपको याद रहेगा बच्चा कौन, मरियान। तो मरियान कहाँ का हो गया, फ्रांस का। तो फ्रांस में राष्ट्र को मानव रूप देने के लिए जो लोकप्रिय नाम सामने आया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्मनिया। आप गौर कीजिएगा, जर्मनिया को राष्ट्र एकता के साथ साथ वीरता के रूप में भी मान्यता दिया गया कि ये तो हमारा राष्ट्र एकता का तो प्रतीक है, साथ साथ में ये हमारा वीरता का भी प्रतीक है। तो पूछेगा कि इनमें से कौन सा प्रतीक वीरता का प्रतीक है, तो आप क्या बोलोगे, जर्मनिया क्या है, वीरता का प्रतीक है। अब बात करेंगे आगे। तो अब आप देखना, ये जो जर्मनिया थी ये क्या करती थी, वलुत वृक्ष के पत्तों की मुकुट पहना करती थी। एक वृक्ष होता है जिस वृक्ष का नाम क्या है, वलुत वृक्ष, उसका पत्तों का क्या करती थी, मुकुट पहना करती थी। अब भाई ऐसा क्यों, तो जो कि हम लोगों ने देखा कि जर्मनिया जो है वो वीरता का प्रतीक, और उस समय जो वलुत वृक्ष है वो वीरता का प्रतीक माना जाता था, इसीलिए जर्मनिया को वीरता की प्रतीक जो है माना जाता है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है आपका खत्म हो गया। अगर आप देखोगे तो इस पीडीएफ के नीचे आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी, जैसे आप हमारे साथ देख सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल के जुड़ सकते हो। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यूट्यूब चैनल खुल जाएगा। आप हमारे वेबसाइट पे जाके ले सकते हो। हमारा टेलीग्राम, यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप हमारे इन पीडीएफ के माध्यम से भी क्या कर सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। अब आगे देख सकते हो, अगर आपको हिस्ट्री का वीडियो देखना है तो यहाँ से देख सकते हो, आपको हिस्ट्री का एमसीक्यू देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो। यानी कि पूरी की पूरी जो भी चीज़ें हैं वो आप कर सकते हो। तो अगर आपको पीडीएफ परचेज करना है माय डियर फ्रेंड, तो आप हमारे जो भी हमारे प्रीतम एकेडमी का आपको पता होगा, मैं अगर आपको नंबर का मैं बात करूँ प्रीतम एकेडमी का, तो सबको पता होगा, जितने भी स्टूडेंट हैं सबको पता है। एक नंबर है हमारा 7717704978। इस वाले नंबर पे क्या करना है, सबसे पहले आपको व्हाट्सअप करनी है। व्हाट्सअप में लिखना है कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, और उसके बाद आपको पीडीएफ की डिटेल्स जो है दे दी जाएगी कि किस तरह से पीडीएफ होगा, किस तरह से ग्रुप बनाया जाएगा। और एक बात देखो, पीडीएफ का हम लोग पैसा नहीं लेते, कभी भी गौर कीजिएगा, पीडीएफ का आपको कोई पैसा नहीं लगता है। आपको जो गाइडलाइंस दिया जाता है, जो आपको पढ़ाने का तरीका बताया जाता है, और हमारा जो मेहनत है केवल और केवल उसका पैसा आपको लगता है, बाकी कोर्स पूरा का पूरा फ्री है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।